Hello everyone, welcome to Excellence Learning Pathways. In this video, we are going to study chapter Electricity of class 10th. So let's begin. First of all, we should know about the topic only, chapter's name, which is electricity. Electricity होती क्या है? It is the flow of current. Electric current का जो flow होता है, that is electricity. तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब रेट का मतलब जहाँ पे भी ये वर्ड रेट आ जाता है इसका मतलब होता है कि हम पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं. अब वो यूनिट सेकंड भी हो सकती है और मिनट भी हो सकती है या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी ज़रूरत हो. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज इज नथिंग बट ये देखो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स. तो चार्ज क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और इनटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये बेसिक डाटा है जो डायरेक्टली याद रखना होता है. विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम्ब. ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है. इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो ये हमें टोटल चार्ज दे देता है. यहाँ पे एक चीज़ बात जो है वो है सोचने वाली कि यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी. हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर होगी. ना नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन हो सकती है. ये चीज़ याद रखना, ठीक है. ना ही एन की वैल्यू नेगेटिव होगी और ना ही फ्रैक्शन में होगी. अब उसके बाद देखिए एक कंडक्टर. कंडक्टर बेसिकली जो अपने अंदर से अलाउ करे करंट को पास होने के लिए. इट्स लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप. मीन्स कि जिस तरह से पानी किसी भी पाइप में से निकलता है दैट इज एग्जैक्टली कि करंट किसी भी वायर के थ्रू जाएगा, ठीक है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये हमने देख लिया. अब फॉर्मूला कैसे लिखोगे? रेट मैंने बोला पर यूनिट टाइम. पर का मतलब क्या होता है? डिवीजन में. तो करंट क्या हो गया? क्यू मीन्स चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम. तो देखो यहाँ पे क्या है? चार्ज कुलाम्स में लिया जाएगा. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कुलाम. और टाइम जो कि सेकेंड्स में. फॉर्मूले में जब हम डालेंगे तब हम सेकेंड्स में लेंगे. और आई इज करंट. और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? बड़े ए से, कैपिटल ए से हम एम्पियर्स को डिनोट करते हैं. अब उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे ड्रॉ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहले हमें मेन कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. जैसे यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया हुआ है? एक बैटरी है, एक यहाँ पे की है. और ये एक्स का सिंबल स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए नहीं होता है. ये कुछ भी हो सकता है. आपका एमीटर, वोल्ट मीटर या फिर आपका कोई बल्ब, कुछ भी हो सकता है. ये इसीलिए यहाँ एक्स लगा दिया है, ठीक है. अब उसके बाद देखो कंपोनेंट्स बता देती हूँ मैं थोड़े बहुत. जैसे कि जब हम कोई सेल दिखाते हैं तो सिर्फ ऐसे दिखाओगे, दिस इज़ अ सेल, ठीक है. उसके बाद जब हम दिखाएंगे किसी बैटरी को तो बैटरी में क्या होगा? ज़्यादा होते. तो इसी तरह के सेल को क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे. एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है, ये जो लंबा डंडा होता है दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटा डंडा होता है दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. सेल में भी जब हम ऐसे बनाएंगे दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, ओके. अब उसके अलावा कंपोनेंट्स में बात करते हैं तो की को हम अलग अलग तरह से दिखाते हैं. एक तो ये स्विच होता है और एक होती है की. जैसे स्विच होता है तो इसको ये ऑन कंडीशन में है, मतलब ऑफ कंडीशन में है. ये सर्किट कैसा हो गया है? ये सर्किट हो गया है ओपन. तो ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट आया, ऐसे आया और यहाँ तक आके रुक गया. अब यहाँ से आगे वो कहीं जा ही नहीं सकता. तो ये ओपन सर्किट है. अब अगर मैं इस की को या फिर इस स्विच को क्लोज कर देती हूँ तो अब ये सर्किट कैसा दिखाई देगा? मान लो यहाँ कोई बल्ब है तो ये सर्किट ऐसा दिखाई देगा, ठीक है. दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव. तो यहाँ से हमारा करंट इस तरह से जाएगा और ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है. अब इसके बाद देखो क्या है? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव. तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पास करेंगे. तो करंट हमेशा कहाँ जाएगा? करंट जाएगा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है. अब उसके बाद देखो क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कुछ नहीं है कि भाई एक यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह किसी भी एक पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को, मैं मान लो ये 1 कूलम चार्ज है, इसको यहाँ से इस पॉइंट तक लेके गई हूँ बी पॉइंट तक. तो ये लेके जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है. वर्क डन कितना करना पड़ा एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाने में, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं खास, सेम सी बात है. देखो पोटेंशियल डिफरेंस तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है. क्योंकि जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक सिंगल पॉइंट की बात नहीं कर सकते.
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो पॉइंट्स की बात करते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि भाई यहाँ पे कितना पोटेंशियल था, यानी कि वी फाइनल, और यहाँ कितना पोटेंशियल है, यानी कि वी इनिशियल। मैं यहाँ से यहाँ लेके गई, ए से बी लेके गई हूँ, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, यानी कि वी बी, यानी कि वी एफ या वी बी, मान लो बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था माइनस ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, दिस इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने के लिए हम एक सिंगल पॉइंट की बात करते हैं ताकि हमें एक फॉर्मूला मिल जाए। तो हम क्या करते हैं ना कि हम दूसरे पॉइंट को इन्फिनिटी मान लेते हैं कि हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी, सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है कि ये बन जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है। वर्क डन की यूनिट कैसे होती है, जूल होती है, और जो चार्ज होता है दैट इज कुलाम्ब। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या बन जाती है, जूल पर कुलाम्ब, और इसी को हम वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे किया जाए, तो एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम डिनोट करते हैं, वी से, तो वोल्ट मीटर विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे, और वो हमेशा सर्किट में जब लगाओगे तो वो पैरेलली कनेक्ट होगा। अब सर्किट में लगाने के लिए वोल्ट मीटर को कैसे शो करते हैं, एक सर्कल के अंदर हम लिख देते हैं वी, ये हम ऑपरेटर शो कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज करंट टू फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट फ्लो होगा। इसको कैसे समझोगे कि देखो, कभी भी हमने जैसे पानी लिया, मान लो पानी है और ऐसे ढलान है, तो वो पानी कैसे जाएगा, इधर जा रहा है नीचे। अगर सीधा एरिया भी है, एक फ्लैट सरफेस है और यहाँ से पानी गिर गया, तो क्या होगा, वो फैल जाएगा। हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ चीज़ें चलती हैं। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं हम पोटेंशियल का, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। उससे पहले एक चीज़ रह गई शायद पीछे, कि हम करंट को कैसे मेजर करेंगे। यहाँ पे जब हम करंट की बात कर रहे थे, तो करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर। एमीटर बेसिकली किस क्या से आया, देखो एम्पियर से एमीटर याद रख सकते हो कि एम्पियर यूनिट होती है करंट की, तो हम एमीटर से उसको नापते हैं। ये सिर्फ छोटी सी बात थी। और सेकेंडली इसका कनेक्शन कैसे होगा, ये हमेशा एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ व्हाट इज इट, सबसे पहले स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference across its end। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे देखना है, किसी भी वायर के या कंडक्टर के एंड्स पे देखना है, ठीक है। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और जो टेम्परेचर है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये एक कंडीशन होती है ओम्स लॉ की। अब देखो, जब भी तुम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे या फिर कुछ और निकालने की कोशिश करोगे ओम्स लॉ की मदद से, तो जो वायर होता है, जो कंडक्टर होता है, वो हीट अप होने लग जाता है, और इस वजह से ओम्स लॉ का जो मेजरमेंट करना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हीट होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता। ओम्स लॉ की एक सबसे बड़ी कंडीशन यही होती है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। और बाकी क्या बोला है इसने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब इससे फॉर्मूला बन गया। देखो, जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, तो इस सिंबल को हटा के उसको इक्वल वाली फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ कांस्टेंट ऐड करते हैं R विच इज़ रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम। ओम से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट को, ठीक है। ये R हमने क्या डाला है, एक कांस्टेंट अप्लाई किया है इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए। अब उसके बाद है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, उसका मटेरियल क्या है, उसकी लेंथ क्या है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। तो ये किस तरह से डिपेंड करता है, देखो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो देखो, कोई एक लंबी सी चीज़ है और एक छोटा सा एरिया है। अब इसके अंदर हमें दौड़ाने हैं करंट, यानी कि चार्जेस हमको दौड़ाने हैं। तो उसमें क्या होगा, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। क्योंकि देखो, ज़्यादा भागना है, एक तो तुम लोगों के पास लंबा रास्ता है, एक तुम्हारे पास छोटा रास्ता है, तो किसे जल्दी कवर करोगे,
रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट, कि भाई चार्ज को फ्लो करने में कितनी हमें बाउंड्रीज डाल रहे हैं हम उसके लिए कि हम तू आगे नहीं जा सकता, दैट इज रेजिस्टेंस। तो एक तो तुम्हें लंबा भाग भाग के जाना है और एक तुम्हें थोड़ा सा भागना है, तो जो जहाँ पे काम जल्दी हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, जहाँ पे काम लेट हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो लंबे कंडक्टर के थ्रू जाने में टाइम लगेगा, इसीलिए वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर लेंथ कम है तो वहाँ रेजिस्टेंस कम होगी। दूसरा हम बात करते हैं अगर क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करता है कि भाई देखो, एक तो तुम्हारे पास ऐसा कंडक्टर है इतना मोटा सा, ठीक है, उसमें से तुम्हें चार्ज दौड़ाना है, बहुत सारे चार्ज दौड़ाने हैं इसके अंदर से, और एक तुम्हारे पास कंडक्टर है पिद्दू सा, इतना पतला सा, मान लो उसकी लेंथ बराबर है और लेंथ छोटी नहीं है, यहाँ पे लेंथ हमने बराबर रखी है, इतना ही लंबा है, ठीक है, लेंथ बराबर है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे कैसा है, यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है यहाँ पे, और यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और यहाँ ए डैश है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है दैट इज ग्रेटर देन ए डैश, ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस को फ्लो करना आसान होगा। अब बहुत सारे बच्चों को मैं भगा दूँ एक चौड़े से पाइप से, तो वो इजीली जा पाएंगे एज कम्पेयर टू, हम कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर हम इस पतले से पाइप में से बच्चों को भगाएं तो ज़्यादा टक्कर लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने में, ठीक है। यहाँ मटेरियल नहीं होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसके अलावा मटेरियल की जगह तुम लोगे यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। कैसे? देखो, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और मैं तुम्हें बोलूँ कि चलो यहाँ से बाहर चलो, लाइन बनाओ और बाहर निकलो, तो क्या होगा, नॉर्मली सब आराम आराम से लाइन बनाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ कि तुम वहाँ पे कमरे में आग लग गई है, ठीक है, आग लग गई है कमरे में, और अब मैं कह रही हूँ कि चलो बाहर जाओ, तो क्या अब उतनी शांति से बाहर जाया जाएगा? एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोग होंगे एक ही कमरे में, टक्कर लगेंगी, भीड़ होगी, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गई, ज़्यादा। गेट से बाहर निकलने में टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि सबको जल्दी निकलना है, तो वहाँ टक्कर ज़्यादा लग रही है, भीड़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ से डायरेक्ट देखो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस घट जाएगी, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ये तीन फैक्टर्स हैं। उसके अलावा रेजिस्टेंस के लिए हम नॉर्मल रेजिस्टेंस भी आती हैं, और उसके अलावा तुम देखोगे अगर हमें वेरिएशन चाहिए रेजिस्टेंस के अंदर कि हमें टाइम टू टाइम वेरी करना है, तो बार बार देखो रेजिस्टेंस इस तरह से मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से रेजिस्टर आते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस के, कुछ 1 ओम का होगा, कोई 5 ओम का होगा, कोई 10 ओम का होगा, इस तरह से आते हैं। लेकिन जब हमें बार बार चेंज करना है, हमें चेंज कर करके वैल्यूज नोट डाउन करनी होती हैं, तो उनको बार बार सर्किट से खोलना पड़ता है क्योंकि वायर से कनेक्ट किए जाते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं रियोस्टाट का। रियोस्टाट इज़ अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब उसको हम वेरी कर सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज़ रियोस्टाट। रेजिस्टेंस का सिंबल अगर सर्किट में बनाओगे तो ऐसा बनेगा, दिस इज़ अ नॉर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकती, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी, या तो 5 ओम का होगा, या 2 ओम का, या 1 ओम का, जो भी इसकी वैल्यू होगी। रियोस्टाट को हम सिंबलाइज करते हैं इस तरह से, नॉर्मली ऐसे भी निकाल देते हो, और सर्किट को टूटा हुआ दिखाने के लिए कि यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है तो इस तरह से भी दिखा देते हैं, ठीक है, और फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं क्या है। ये तो वही चीज़ है, रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होती है? तो रेजिस्टिविटी इज़ नथिंग, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये डिपेंड करती है मटेरियल का नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ओम्स लॉ के थ्रू हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है वो, देखो V इज इक्वल्स टू आई आर आता है, वहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाती है, V बाई आई, एक तो ये वैल्यू होती है, और दूसरी जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाली होती है दैट इज़ R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब ये कैसे निकली, देखो हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखो, क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, कंबाइन करके लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाना है, तो हम क्या डालेंगे, एक
कांस्टेंट डालेंगे। कांस्टेंट डालोगे तो ये बन जाएगा R इज इक्वल्स टू, हमने एक रो नाम है इसका, ठीक है, इसको हमने डाल दिया एज अ कांस्टेंट, जैसे R खुद भी एक कांस्टेंट की तरह डाला था, और साथ में डल जाएगा L/A। दिस इज नाउ, अभी ये जो कांस्टेंट आया है दिस इज रेजिस्टिविटी। व्हाट इज दिस? दिस इज रेजिस्टिविटी, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं फ्रॉम रो। अब ये मैंने बता दिया कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद क्या है, गुड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस देखो। जो अच्छे कंडक्टर होंगे यानी कि उनके थ्रू करंट इजीली फ्लो कर रहा है, अगर करंट इजीली फ्लो कर रहा है तो मतलब वहाँ क्या है, रुकावटें उसके लिए कम है, इसका मतलब वहाँ पर रेजिस्टिविटी कम होगी। एग्जाम्पल के लिए कॉपर के वायर्स हम नॉर्मली घर में भी यूज़ होते हैं वो तो, ठीक है। उसके बाद आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू करंट फ्लो करा ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। एक बारी के लिए वो जल के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो अपने थ्रू करंट पास नहीं होने देंगे। इसका मतलब उनके अंदर रेजिस्टिविटी कैसी है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। रबर हो गई, वुड हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे इंसुलेटर्स होते हैं हम लोगों के पास, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी का समझ में आया, इसका मेन इतना ही मोटिव है, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल की मेन प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो इंसुलेटर होगा, रेजिस्टेंस में भी सेम है, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो वो कंडक्टर्स होंगे। अब उसके बाद आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। कई सारे रेजिस्टर्स को हम एक साथ लगा देंगे तो हम रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम दो टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट के अंदर, एक होता है सीरीज़ में और दूसरा होता है पैरेलल में। पैरेलल और सीरीज़ में डिफरेंस, सीरीज़ में हमेशा एक साथ जुड़े होंगे ये ऐसे, और पैरेलल में जब हम लगाते हैं तो वो लाइन वाइज नहीं लगे होते, एक के ऊपर एक, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे लगे हुए दिखाई देंगे तुमको, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर बोला मैंने कि वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, पैरेलल में लगेगा। पैरेलल मतलब वो जो मेन सर्किट है ना उसके अंदर कनेक्ट नहीं होगा, वो अलग से लगेगा। लेकिन एम मीटर कैसे लगता है, एम मीटर लगता है सीरीज में, सीरीज में यानी कि वो मेन सर्किट में दिखाई देगा तुमको, ठीक है। वोल्ट मीटर कभी भी मेन सर्किट में नहीं आएगा और एम मीटर कभी भी पैरेलल में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टर 1, 2 और 3। यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है। की कैसी है, देखो एक सिंबल ये होता है की का, अगर ऐसे बना रही हूँ मैं तो दिस मीन्स सर्किट इज ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में खाली पड़ा है। और अगर मैं बना रही हूँ इस तरह से, इसका मतलब सर्किट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो क्लोज्ड सर्किट को हम ऐसे शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे कनेक्शन बन गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकता, ओके। यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई है और ये सीरीज। अब इनको जब हमें कैलकुलेट करनी होती है टोटल रेजिस्टेंस इसकी, तो हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली ऐड अप करोगे इन तीनों को, जो भी इसकी रेजिस्टेंस है, मान लो इसकी 2 ओम है, इसकी 1 ओम है, इसकी 3 ओम है, तो क्या करोगे, हमें इसका टोटल चाहिए। इस सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस पड़ रही है, तो 1 + 2 + 3, पूरे में ओम की यूनिट, ये कितना आ गया, 6 ओम आ गई तुम्हारी, ठीक है। तो ये सीरीज़ का फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल्स टू, जितने भी तुम्हारे पास रजिस्टर हैं उनको डायरेक्टली ऐड करते जाओ और तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी बात क्या होती है कि करंट जो होगा यहाँ पे वो सेम रहेगा थ्रू आउट द रजिस्टर्स, करंट बटेगा नहीं, लेकिन वोल्टेज जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी इनमें, ठीक है। टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज तीनों में डिवाइड हो जाएगी, इसमें अलग वोल्ट मिलेगा, इसमें अलग और इसमें अलग, लेकिन हमें टोटल वोल्ट कितनी मिलेगी, इन तीनों में जितना भी वोल्ट हमारा बन रहा है उसको ऐड कर दो। अब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस तरह से लगेगा, ये हम देख चुके हैं। इसको कैसे ऐड अप करोगे, तो देखो इसको नाम दे लो तुम, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2 एंड दिस इज़ R3। इनको ऐड करने के लिए यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट, दिस इज़ 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और ऐसे ही सो ऑन, जितने भी तुम्हारे पास होंगे उनको ऐड करते चले जाओगे, ठीक है। दिस इज़ योर फॉर्मूला। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टर्स में वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से जब करंट जाएगा तो वो करंट 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। सेम करंट मान लो यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर करंट, तो 1 1 एम्पियर तीनों में फ्लो करेगा,
ठीक है, यहाँ पे करंट सेम नहीं रहता, लेकिन जब पैरेलल होता है तो वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम रहती है। अगर यहाँ 20 वोल्ट था तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20। रिवाइज करो, सीरीज में क्या होता है, रजिस्टर्स में करंट जो होता है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। और पैरेलल में क्या होगा, करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा और जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, वो सेम रहेगी अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, अब उसके बाद ये हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो वो गर्म होने लग जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया ओम्स लॉ क्यों मुश्किल होता है करना, क्योंकि उसमें हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यही होता है हीटिंग इफेक्ट, कि करंट के फ्लो करने की वजह से हमें हीट मिल रही है। इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद करना है, डेरिवेशन है नहीं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे पता होगा तुम्हें, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। हीट को भी किस में तुम नापते हो, जूल्स में। एनर्जी हमेशा किस में नपती है, जूल में। वर्क डन भी किस में नपता है, जूल में। ठीक है, अब उसके अलावा तुम देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होगा, ये है रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड। किस रेट पर इलेक्ट्रिकल, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है, रेट पढ़ते ही आना चाहिए माइंड में। पर यूनिट टाइम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, या तो वो प्रोड्यूस हो रही है या फिर वो यूज हो रही है, दैट इज द पावर। फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू वोल्ट इनटू करंट। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज वॉट। वॉट मतलब देखो वोल्ट, एम्पियर, ये वॉट हो गया। ठीक है, उसके बाद है अदर फॉर्मूलाज क्या हो सकते हैं, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब ये कैसे आया, देखो इसमें पुट करो, ओम्स लॉ के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, आई आर के इक्वल। यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दो। जब यहाँ पे तुम V की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो पुट करो, आई आर V की जगह और आई है ही आई की जगह पे, तो ये क्या बन जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। ये तो आ गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद ये है V स्क्वायर बाई आर। ये कैसे आएगा, V स्क्वायर बाई आर में हमने क्या किया है, हमने I की वैल्यू पुट कर दी है। I की वैल्यू कैसे पुट हुई है, देखो ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा V बाई आर। तो इसमें पुट करोगे उसकी वैल्यू, तो वो यहाँ पे क्या था, V आई, तो आई की वैल्यू डालो तो V इंटू वी बाई आर, तो ये क्या बन गया, V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, उसके बाद है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट यानी कि जो हमारे यूजुअली घरों में यूनिट क्या आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जब आपके घर में बिजली का बिल देखा जाता है तो क्या देखा जाता है उसमें, किस यूनिट्स में आती है वो आता है किलोवाट आवर्स में। किलो वाट को हम किससे उस डिनोट करते हैं, W से, और आर मीन्स H और H मीन्स आर। यहाँ पे हमने वाट देखा था, वाट क्या होता है, एम्पियर, सॉरी वोल्ट एम्पियर। ठीक है, किलोवाट आर, अब 1 किलोवाट आर कितना होता है, इसके यूनिट में ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पे होगा 1 किलोवाट आर में 1000 वाट होते हैं जो कि 1 आर में यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं। ये याद करने वाली बात है। और इसी को जब चेंज करोगे एनर्जी वाली फॉर्म में निकालोगे तो ये बन जाता है 3.6 मिलियन जूल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, माइंड मैप है हमारा चैप्टर, इतना ही था, हमने ख़त्म कर दिया है। ये माइंड मैप्स हमने अटैच किए हुए हैं कुछ, इससे हम फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले हमारे चैप्टर में हमने यूनिट्स देख लो, सबसे पहले क्या है, करंट की एम्पियर, वोल्टेज की वोल्ट्स, रेजिस्टेंस की ओम, रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। ठीक है, उसके बाद पावर की होती है वॉट, और कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, किलो वाट आर। ठीक है, ये एक यूनिट होती है। उसके बाद कमर्शियल यूनिट में हमने क्या देखा कि 1 किलोवाट आर क्या होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। और जब एनर्जी में चेंज करते हैं उसको तो ये बन जाता है 3.6 मिलियन। कितना होता है, मिलियन होता है 10 टू द पावर 6। ठीक है, तो 3.6 मिलियन मीन्स 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट्स योर मिलियन। तो ये बन जाता है तुम्हारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यहाँ नीचे लिखा हुआ है M मीन्स मिलियन। इलेक्ट्रिकल पावर में क्या था,
इलेक्ट्रिकल पावर क्या बताया हमने, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर कितनी एनर्जी या हीट प्रोड्यूस हो रही है या यूज़ हो रही है, यानी कि कितना पर रेट हमने देखा था डूइंग वर्क, वो एनर्जी की फॉर्म में देखा था, एनर्जी इज वर्क ओनली, तो यहाँ पे हम वर्क के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने उसके दूसरे फॉर्मूले देखे, P इज इक्वल्स टू वी आई, और यहाँ पे ओम्स लॉ में से V की वैल्यू निकाल के डाल दोगे तो आई स्क्वायर आर, और अगर I की वैल्यू निकाल के डाल दोगे तो V स्क्वायर बाई आर। SI यूनिट इसकी वॉट होती है, और एक वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड कैसे आया, ये देखो, P इज इक्वल्स टू W बाई टी, टी इज टाइम, दिस इज वर्क, तो जूल और ये सेकेंड, तो एक वॉट के किसके बराबर होता है, ये आ जाता है MCQ वगैरह में, जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है 1 वॉट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, तुमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि भाई किसी भी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, ये इंसुलेटर में से फ्लो नहीं करता है, सिंबल आई होता है, फॉर्मूला Q/T होता है, SI यूनिट एम्पियर होती है, और एक एम्पियर 1 कूलाम्ब/1 सेकेंड, यानी कि कूलाम्ब पर सेकेंड के इक्वल होता है। कैसे, क्योंकि I इज इक्वल्स टू Q/T, Q इज कूलाम्ब, T इज सेकेंड्स, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम्ब/1 सेकेंड। मेजर कैसे करोगे, एम मीटर से वो मेजर करते हो, और कनेक्ट कैसे करोगे, सीरीज में कनेक्ट करोगे। एक कूलाम्ब किसके इक्वल होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मीन्स उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद है डायरेक्शन क्या होती है करंट की, एक कन्वेक्शनल डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, और एक एक्चुअल डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तुम्हारे नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उल्टा चलेगा। कन्वेक्शनल इसीलिए क्योंकि करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है ना, फ्लो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इसीलिए उसे हम एक्चुअल डायरेक्शन बोल रहे हैं। कन्वेक्शनल किस लिए, क्योंकि हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स हमें उसके उल्टे डायरेक्शन में से मिल रहे हैं, इसीलिए दैट इज कन्वेक्शनल, जो हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद स्मॉलर यूनिट्स क्या हो सकती है, मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। जैसे तुम देख सकते हो मिली एम्पियर है तो उसको अगर एम्पियर में चेंज करोगे तो वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। माइक्रो एम्पियर दे रखा और तब एम्पियर, क्योंकि देखो फॉर्मूले में डालोगे तो हमेशा एम्पियर की फॉर्मेट में डलेगा, और अगर तुम्हें वैल्यू जो डाटा दे रखा है वो मिली एम्पियर में दे रखा है, तो मान लो तुम्हें दे रखा है कि 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम 2 × 10⁻³ कर देना। और अगर बोल रहे हैं वो तुम्हें कि भाई 2 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, तो तुम क्या करोगे, माइक्रो के लिए क्या कर दोगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें एम्पियर में मिल जाएगा। उसके बाद है सर्किट्स। सर्किट कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस पाथ यानी कि क्लोज्ड सर्किट, उसमें करंट फ्लो करेगा। फिर ओपन सर्किट यानी कि करंट जो है उसमें से फ्लो नहीं करेगा। सिंबल या कंपोनेंट्स, ये ड्राई सेल है। ड्राई सेल देखो टाइप्स ऑफ सेल नहीं है, ड्राई सेल एक टाइप होता है सेल का, ये उसका डिनोशन है, तुम्हें सेल सिर्फ यही दिखाई देगा। वायर स्ट्रेट लाइन होगी, स्विच तुम्हें इस टाइप से दिखाई देगा, और बल्ब जो होगा वो तुम ऐसे ड्रॉ करते हो। और अगर बल्ब ग्लोइंग दिखाना हो, नॉर्मल बल्ब ही है, ये बंद है, अगर तुम दिखा रहे हो कि करंट है तो उसमें हम ऐसे ऐसे डॉट्स ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें दिखता है कि करंट इज ग्लोइंग, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। उसके अलावा बाकी के कंपोनेंट्स देख लो, की को तुम ऐसे दिखा सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया ओपन का मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो बीच में से कुछ तो गायब होगा, जैसे यहाँ से उठ गया ये, है ना। की क्लोज्ड होगी तो ऐसे दिखेगी, बैटरी कई सारे सेल्स एक साथ। वायर का जब जॉइंट दिखाते हैं तो हम उसके यहाँ पे डॉट दिखा देते हैं। डॉट दिखाने का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे हमारा वायर हमने इस वाले वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो वायर उस वायर के ऊपर से जा रहा हो, उसके साथ कनेक्ट ना हो, तब हम क्या करते हैं, ये वायर है, मान लो इसके ऊपर से कोई वायर गया तो हम ऐसे दिखा देंगे कि भाई वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको कनेक्ट किया है तो मैं यहाँ एक डॉट ड्रॉ करूँगी कि ये कनेक्ट है आपस में। उसके बाद हमने दिखाया कि रेजिस्टेंस नॉर्मल, और ये रियोस्टैट ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। एम मीटर के लिए ए लिख दो और वोल्ट मीटर के लिए वी लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द सर्किट ड्रॉ होगा। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हमने मेन रिवाइज तो कर ही लिया, इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन देयर इज डिफरेंस, तभी वो मूव करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में कितना वर्क लगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट्स, जो कि होती है जूल पर कूलाम्ब। इसके अलावा ये बैटरी बनाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का काम होता है कि वो क्रिएट करे। उसके बाद वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। उसके बाद है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके फॉर्मूले हैं हमने, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वर्कड टोटल वर्क डन बाई करंट, जो कि हीट के इक्वल है। इसके फॉर्मूले हैं I²RT, देखो हीट का फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमने देख लिया कि भाई जब हम लगाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। कॉम्बिनेशन में हमने देखा सीरीज में डायरेक्टली प्लस कर देना होता है, और पैरेलल में क्या होता है,
वो 1 बाई करके प्लस करना होता है। पैरेलल इस तरह का दिखाई देता है, सीरीज इस तरह की दिखाई देती है। उसके अलावा सीरीज जो है वो यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि रजिस्टर, अगर कोई एक रजिस्टर ख़राब हो गया तो सारे के सारे रजिस्टर ख़राब हो जाएंगे, फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसलिए इसे कम यूज़ करते हैं। और पैरेलल वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर एक ख़राब हो गया तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है ना करंट 3 में बट गया था, तो अगर एक ख़राब भी हो गया तो बाकी के 2 तो वर्क कर ही रहे हैं हमारे। ओम्स लॉ है हमारा यहाँ पर। ओम्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आइडियल ग्राफ है, ठीक है। उसके अलावा फिर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, और इसकी यूनिट होती है ओम। इस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और इसी से इसका फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। अगर वायर ज़्यादा थिक होगा तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, थिनर वायर की ज़्यादा होगी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वाली बात है, ठीक है। मेटल्स और अलॉयज़ के पास कम रेजिस्टिविटी होती है। मेटल्स एंड अलॉयज़ हैव लो रेजिस्टिविटी, क्योंकि वो अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। इंसुलेटर्स के पास बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है। अलॉयज़ को हम हीटिंग डिवाइसेस की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि हैव रेजिस्टिविटी हायर देन देयर कंस्टिट्यूएंट मेटल, क्योंकि जो उनका प्योर मेटल होगा, अलॉयज़ क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं ना, तो उनका जो प्योर मेटल था उससे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इनकी, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे भी, इसीलिए हम इसको हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक फ्यूज़ का कंसेप्ट है, कि ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज़ क्या होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है। मान लो अगर 5 एम्पियर चाहिए किसी चीज़ में हमें, और 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आ गया, मान लो 10 एम्पियर आ गया यहाँ से, तो ये फ्यूज़ क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है कि ये सिर्फ 5 एम्पियर करंट को ही सह सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट तुम उसको दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्योंकि अगर सर्किट तुम्हें इस तरह का दिख रहा था, मान लो यहाँ पे इतना फ्यूज़ था, ठीक है, और करंट यहाँ से आ गया बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेल्ट। और इसके मेल्ट होने से फ़ायदा क्या हुआ हमारा, कि हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अब यहाँ से करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, हमारे जो बाकी के अप्लाइंसेस थे घर में वो सारे सेफ हो जाएंगे। 2 तरह का होता है, एक हाई पावर अप्लाइंसेस के लिए होता है 5 एम्पियर का फ्यूज़, और लो पावर के लिए होता है 1, 2 या 3 एम्पियर के फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। इस फ्यूज़ को बनाने के लिए कॉपर या फिर किसी अलॉय का यूज़ किया जाता है। अगर 4.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और उससे ज़्यादा, वो 5 एम्पियर मस्ट बी यूज्ड, यानी कि अगर 4.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट से, तो कम से कम 5 एम्पियर का यूज़ करोगे तुम, ठीक है। फ्यूज़ फिलामेंट होता है बल्ब का, वो हमेशा टंगस्टन का बना होता है, और इसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। रिटेन्स हीट एंड ग्लो, ये फिलामेंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करता है, हीट की वजह से। ये चैप्टर था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है तुम्हारा सर्किट डायग्राम, कि कंपोनेंट्स करेक्टली कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये किस में लगा दिया, पैरेलल में, तो ये गलत हो गया। ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, ये सीरीज़ में, और बाकी वोल्ट मीटर भी ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे गड़बड़, इसमें बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ये ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो बैटरी का नेगेटिव, सॉरी बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है। हमेशा वोल्ट मीटर का भी और एमीटर का भी पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब ये दोनों सेम सेम है, लेकिन इसमें तुम यूँ देख सकते हो कि ये वाला ओपन है, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी, विच इज़ 3। अब उसके बाद है, गरिमा वांट्स टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पे वो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहती है। देखो जब सीरीज में कनेक्ट होता है तो हम डायरेक्टली ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2। अब उसके साथ ये प्लस करना है, तो मैं यहाँ ऐड करूँगी। लेकिन ये दोनों कैसे हैं आपस में, पैरेलल में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। पैरेलल में कनेक्ट है मतलब इनको मैं कैसे ऐड करूँगी, 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है, ऐसे ऐड अप होंगे ये। तो देखो 10 + 10 विच इज़ 20 ओम, ये तो इसका आ गया। अब इसका कैसे निकालोगे, 1/10 प्लस 1/10 विच इज़ इक्वल्स टू 10, 1 + 1 विच इज़ 2/10 विच इज़ 1/5। तो 1/5 कितना हो जाता है, ये 20 ओम था, 1/5 हो जाता है 0.2 ओम। इसको ऐड कर दो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 20.2 ओम। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज पे भी लगाया हुआ है कि यहाँ पे करंट हमारे दे रखा है, तो हम ये भी निकाल देते हैं। V इज़ इक्वल्स टू IR, वोल्टेज ही निकालना है हमको, तो करंट कितना दिया है 2, रेजिस्टेंस हमारी कितनी निकली थी 20.2, ये कितना आ जाएगा 40.4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, विच 2 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज इन द गिवन सर्किट। इस सर्किट में कौन से 2 सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये वाला और ये वाला, ये तो आपस में पैरेलल में है, तो R1 एंड R2 इन सीरीज, ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, संदीप इज ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन
संदीप एक ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन है एंड ही वांट्स टू फाइंड द स्पीड ऑफ रेगुलेटर। और अच्छा, उसको पता चलता है ना कि एक फैन रेगुलेटर जो है, जो हम घर में लगाते हैं पंखों के लिए, वो काम नहीं कर रहा है किसी का, तो उसको वो चेंज करता है और एक नया लेके आता है। उस नया का डायग्राम तुम्हें यहाँ पे दे रखा है। उसके साथ इन्होंने क्वेश्चन दिया, द फैन का रेजिस्टेंस, फैन का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस है 60 ओम का, और हर रेजिस्टेंस की इस रेगुलेटर में वैल्यू है 10 ओम। ये आर 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 ये सारे 10-10 ओम के हैं। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द फैन ऑपरेटिंग द मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड निकालनी है हमको, ठीक है। क्या निकालनी है? मिनिमम स्पीड निकालनी है ऑन 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? देखो हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले लिख दो दैट गिवन हमें है रेजिस्टेंस ऑफ फैन विच इज 60 ओम। उसके बाद हमको क्या गिवन है? उसके बाद हमको गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वो मेरे को कितना दे रखा है? 10 ओम। फिर उसके बाद इसने क्या दे रखा है? हमें वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है। ये हमें गिवन डेटा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर टोटल निकाल लेते हैं कि भाई टोटल रेजिस्टेंस है कितनी। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 रजिस्टर है हमारे पास। तो 5 तो 10 बार, 10 5 बार ऐड करना है, यानी कि 50 ओम, ठीक है। और साथ में फ़ैन की हमारी 60 ओम वाली रेजिस्टेंस है, तो प्लस 60 ओम, ये आ गया तुम्हारा 110 ओम। अब हमें निकालना क्या है? करंट निकालना है जब मिनिमम स्पीड हो रही है। तो करंट कैसे निकालोगे? देखो हमारा क्या आया, हमारा आ गया था कि आर टोटल रेजिस्टेंस आ गई थी हमारी 110 वोल्ट, और वोल्ट हमारा था 220 वोल्ट। करंट निकालना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से क्या आएगा? I इज इक्वल्स टू V बाई आर, यानी कि 220 अपॉन में 110, ये आ गया तुम्हारा 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर इज योर आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने दिए हुए प्रैक्टिस के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको इसका PDF मिल जाएगा, यू कैन प्रैक्टिस। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।